सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन फैमिली। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। चैप्टर 1 2 3 4 जो है मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आपको साइड में आई आइकन शो रहा होगा, वहाँ पर आपको चैप्टर्स की कंप्लीट वीडियो विद द हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी। इस चैप्टर के अभी हैंड रिटन नोट्स नहीं आए हैं, आई विल मेक इट बट ऑन योर डिमांड, ठीक है, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। मैं वो जो नोट्स है खुद पढ़ के बनाती हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर वीडियो बनाती हूँ, फिर वीडियो एडिट करती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं बनाऊंगी, पक्का बनाऊंगी अगर आप लोग चाहोगे तो। फिलहाल मैंने सोचा कि की नोट से समझाना ज़्यादा सिंपल रहेगा मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। उसके बाद अगर हम डीप थोरली बुक के अंदर जाएं तो इट वुड बी स्लाइटली बेटर देन दैट। तो चैप्टर जो है हमारा शुरू होता है। चैप्टर में पहले मोटा मोटा इंट्रो दे रखा है, जैसे कि एक है व्यक्ति। ये ना सारे ट्रैवलर्स है, जो पूरा ट्रैवलर है ना, ये जो ये पूरा चैप्टर है ये 3 ट्रैवलर्स के ऊपर घूमता है। एक है हमारे अल बिरूनी, और दूसरा इब्न बटूटा, तीसरे फ्रांसिस्को बर्नियर। तो इनके अकाउंट्स को, इनकी लिखी हुई बातों को ही हम पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। जो अल बिरूनी थे ना, वो क्वारिज़म में पैदा हुए थे, जो कि प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान है। और सुल्तान मोहम्मद ने जो है क्वारिज़म पे अटैक कर दिया था और अल बिरूनी को अपने साथ अपनी कैपिटल सिटी गजनी ले गए थे। अल बिरूनी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद, जिसको ताकी का हिंद भी बोला जाता है। इससे समझ आ रहा है हमें कि उन बुक में ऑलरेडी इंडिया के बारे में डिस्क्राइब होगा जो भी उन्होंने देखा। इब्न बटूता जो एक ट्रैवलिंग अकाउंट लिखा था उन्होंने, जिसको बोलते हैं रिहाला। आपने एक शायद गाना भी सुना होगा, इब्न बटूता पहन के जूता, ऐसे समथिंग, जो कि मेरे को मेरी मैम ने ही बताया था जब मैं 12th में थी, तो मुझे अभी तक याद है। तो ना इब्न बटूता भी जो है इधर उधर ट्रैवल करते थे। जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने एक अपनी बुक लिखी जिसका नाम उन्होंने लिखा रिहाला, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कैरी करती थी अबाउट सोशल एंड कल्चर लाइफ ऑफ इंडिया। इब्न बटूता जो है अपनी जर्नी के दौरान बहुत बार लूटे गए हैं, उनको रॉबर्स ने बहुत अच्छे से लूटा है बहुत बार। और जो भी कुछ फ्रांसिस्को बर्नियर ने देखा इंडिया के अंदर, उन्होंने कंपेयर किया था उसको यूरोप के साथ, कि उस टाइम पे, ये बहुत पुरानी बात है 17th सेंचुरी की, तो उस टाइम पे जो है इंडिया कितना पानी में था एज़ कम्पेयर टू यूरोप, क्योंकि उस टाइम हम गुलाम थे। अल बिरूनी ने डिस्कस किया है बहुत सारे बैरियर्स जो कि उन्होंने फील हुए, जो कि उनके रास्ते में आए ड्यूरिंग हिज जर्नी। इब्न बटूता ने जो है बहुत अच्छे लिखा है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, कि इंडिया का जो खेती बाड़ी है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, काफ़ी अच्छी खेती होती है। हमें भी पता है कि उस टाइम पे जो है हम प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर ज़्यादा करते थे, इंडस्ट्रीज तो बाद में आई हैं। इब्न बटूता जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अमेज थे, सरप्राइज थे हमारा पोस्टल सिस्टम देखकर। पोस्टल सिस्टम कैसे, मतलब कि हम जो डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस कन्वर्सेशन कैसे करते थे दूर से, वो चीज़ देखकर। बर्नियर ने जो है, बर्नियर के पूरा नाम फ्रांसिस्को बर्नियर है। उन्होंने अपने अकाउंट में लिखा है, मतलब एक अकाउंट, मतलब उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। और उन्होंने ये भी बताया कि अराउंड 15% जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो लोग टाउन्स के अंदर रहते थे। और बर्नियर ने ना मुगल सिटीज़, ऑब्वियसली उस टाइम पर ना मुगल एम्पायर, राजाओं का, शासक अकबर बीरबल ये ज़्यादा था, तो मुगल सिटीज़ थी, उनको उन्होंने कैंप टाउन बोला है। और वो पूरी तरीके से जो है राजाओं के ऊपर डिपेंड हुआ करती थी। बर्नियर ने डिस्क्राइब भी किया है कि कैसे जो है वेस्टर्न थ्योरीज इन्फ्लुएंस है, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू। अब अल बिरूनी और उनकी जो बुक है किताबुल हिंद, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अल बिरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद, जो कि अरबिक में लिखी गई थी, और वो एक वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, मतलब बहुत बड़ा और बहुत चीज़ें वेरीज कैरी करा हुआ टेक्स्ट है। उसके अंदर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ये जो बुक है ये 80 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड है, 80 चैप्टर में। और इसमें सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है, जैसे कि रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट, ऐसे करके चैप्टर डिवाइड है, 80 चैप्टर्स हैं। मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल बिरूनी एंड संस्कृत आईसी ट्रेडिशंस। अब जो है इनके बैरियर्स क्या रहे हैं। ऑब्वियसली हम कहीं पर ट्रैवल करेंगे, कुछ ना कुछ रुकावट तो आती है, तो इनके रास्ते में क्या रुकावट थी वो अब हम देखेंगे। अब ना उस टाइम पे संस्कृत लैंग्वेज भी बहुत बोली जाती थी। द लैंग्वेज संस्कृत वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम अरबिक एंड पर्शियन दैट आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट कुड नॉट बी इजीली ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर। अब वो जो थे, उन्होंने अरबिक लैंग्वेज में अपनी किताब लिखी है, उस टाइम संस्कृत बोली जाती थी, तो उनके सर के पल्ले जाती थी संस्कृत। मतलब हमारे में थोड़ा ऐसा होता है कि मतलब समझ नहीं आती थी उनको, उनके पल्ले जाती थी संस्कृत, समझ नहीं आती थी उनको, क्योंकि संस्कृत उनको लगा कि अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज से तो ये बहुत अलग है, ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, मुझे नहीं आती अरबिक पर्शियन, संस्कृत में थोड़ा आता है, पट्टी पटट पहनती तो ऑब्वियसली अलग है। डिफरेंट इन रिलीजियस बिलीव्स, और ऑब्वियसली वहाँ का उज़्बेकिस्तान का जो होगा कल्चर वो और इंडिया का कल्चर ज़मीन आसमान का अंतर है, उसमें भी रिलीजियस बिलीव और प्रैक्टिसेस में बहुत डिफरेंसेस हैं। ही डिपेंड ऑलमोस्ट ऑन द वर्क ऑफ ब्राह्मण, जो वो थे ना, उन्होंने अपनी जो जितनी भी नॉलेज है वो गेन करी है मोस्टली ब्राह्मण के काम से, मतलब ब्राह्मण जो लिखते थे उनसे उन्होंने करी है कलेक्ट। और ऑफन सिटिंग पैसेज फ्रॉम द वेदास और पुराणाज एंड भगवत गीता उन्होंने पढ़ी। द वर्क ऑफ पतंजलि पढ़ा, मनुस्मृति पढ़ा, ठीक है, इन सब के
इन सब से उनको इंडियन सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई। अब अल बिरूनी जो है इंडिया के कास्ट सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब किया है, तो अल बिरूनी ने एक्सप्लेन किया है कास्ट सिस्टम को बाय लुकिंग फॉर पैरेलल इन अदर सोसाइटीज़, मतलब वो पैरेलल लोकेशन पे है दूसरी सोसाइटीज़ से। ही सजेस्टेड दैट सोशल डिवीजन वर नॉट यूनिक टू इंडिया। ही पॉइंटेड आउट दैट विद इन इस्लाम ऑल मैन आर कंसिडर्ड इक्वल। इन्होंने बोला कि इस्लाम धर्म जो होता है ना, उसके अंदर हर आदमी को इक्वल माना जाता है, डिफरिंग ओनली इन देयर ऑब्जर्वेंस ऑफ पेटी। ही डिसअप्रूवल द नोशन ऑफ पॉपुलेशन। ही रिमार्क द दैट एवरीथिंग फॉल इन टू अ स्टेट इम्प्योरिटी स्ट्राइव एंड सक्सीड इन रिगेनिंग इट ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ क्वाजी और जज, ठीक है, उनको एक जज बना दिया गया था ऑफ दिल्ली का 1333 में। 1342 में जो है वो चाइना गए थे एज द सुल्तान इन वोली टू द मंगोल रूलर, मतलब चाइना के रूलर के कोर्ट में गए थे वो 1342 में, और वो मालाबार कोस्ट गए थे थ्रू सेंट्रल इंडिया एंड लेटर टू श्रीलंका, मतलब वो बहुत जगह घूमे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम उनको 40 दिन लगे थे ट्रैवल करने में मुल्तान से लेकर दिल्ली तक, और 50 दिन लगे थे सिंध से लेकर दिल्ली आने में, और 40 दिन लगे थे दौलताबाद से दिल्ली आने के अंदर, और ग्वालियर से दिल्ली जाने में 10 दिन लगे थे। अब कोकोनट एंड पान के बारे में जो है बनियर ने बताया है, बनियर ने नहीं सॉरी अल बिरूनी ने बताया है कोकोनट एंड पान के बारे में। तो उन्होंने क्या बताया है, टू काइंड ऑफ प्लांट उनको अनफेमिलियर लगे अपनी आप से, मतलब कि उन्होंने जो कहीं और नहीं देखे थे वो था कोकोनट एंड पान। पान का पत्ता होता है ना, पान खाते पे हो गया, और नारियल, वो उन्होंने पहली बार देखा। उन्होंने कोकोनट को कंपेयर किया पाम ट्री से, एंड दे लुक एग्जैक्टली द सेम एक्सपेक्ट दैट द वन प्रोड्यूस डेट एंड बियर्स द फ्रूट एज इट्स फ्रूट नट्स एज इट्स फ्रूट, मतलब उनको वो सिमिलर लगा था पाम ट्री से, बस उनको एक चीज़ एक्सेप्शनल लगी थी कि वो उस पर डेट सूखते हैं और इसमें नट्स सूखते हैं। अब जो इबन बटूटा थे, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इबन बटूटा और इंडियन सिटीज़ के बारे में इबन बटूटा ने क्या बोला, ही फाउंडेड द सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट विद फुल ऑफ मतलब उनको ना सिटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ें दिखी कि बहुत कुछ है यहाँ पे, रिसोर्स है, बहुत सारी स्किल्स हैं। उस टाइम पे ना स्किल्स को ज़्यादा करते थे, मतलब ट्रेडिशन को भी ज़्यादा आगे किया जाता था। स्ट्रीट्स पे जो है शोज़ होते थे डांसिंग, म्यूज़िक एंड ऑल के। दे वर डेंसली, ऑब्वियसली उस टाइम 15% ऑफ द पॉपुलेशन टाउन में रह रही थी, ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड थी, ठीक है, और प्रॉस्पेरस थी। मोस्ट सिटीज़ हैड क्राउडेड स्ट्रीट, ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स थी टाउन्स में, कलरफुल मार्केट्स थी, क्राउडेड भीड़ भड़के वाली सीट्स थी, वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स वहाँ पे मिल जाता था। उन्होंने डिस्क्राइब किया दिल्ली को एज अ वास्ट सिटी, मतलब बहुत बड़ी सिटी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया की लार्जेस्ट। दौलताबाद जो है वो इक्वल था टू द साइज़ ऑफ दिल्ली। जो बाज़ार थे ना, वो ऐसी प्लेस थी जहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ना होने के अलावा वहाँ पर हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, सब वही चीज़ जो मैंने बोली, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग बाज़ारों में चलता रहता था। बहुत सारे बाज़ार में जो है मस्जिदें थी, मंदिर थे, और एक स्पेस थी जिसको मार्क किया जाता था फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस, डांस, म्यूजिशियन, सिंगर्स। ही फाउंडेड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इंडिया की फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी। यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन था वहाँ पर, पोस्टल सिस्टम जिसे बोला गया। द स्टेट ऑफ एविडेंटली टुक स्पेशल मेजर्स। ऑल ट्रेड रूट वर वेल सप्लाइड विद आइन्स एंड गेस्ट हाउस। He was amazed by efficiency of the postal system, which was merchant, not only stand information। जो postal system था उसमें यही था, लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रेडिंग और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो जाया करती थी। ट्रेडिंग तो नहीं बोलेंगे, कम्युनिकेशन, और सामान पहुंचाना है तो वो हो जाया करता था बहुत अच्छे से, बहुत कम टाइम में। अब फ्रांसिस्को बर्नियर के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे, और डॉक्टर विद अ डिफरेंस, क्या है ये। ही वॉज अ फ्रेंच मैन, फ्रांसिस्को बर्नियर फ्रेंच से फ्रेंच मैन, जो कि एक डॉक्टर थे, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, एक हिस्टोरियन थे। वो मुगल कोर्ट में आए थे एक अपॉर्चुनिटी की सर्च में। वो इंडिया में थे फॉर 12 साल, ठीक है, 1656 से 1668 तक। वो एसोसिएट, मतलब वो लिंक थे टू द मुगल कोर्ट। और कंपेयर किया उन्होंने ईस्ट को वेस्ट को। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि फ्रांसिस्को ने जो है इंडिया को यूरोप के साथ कंपेयर किया है। तो वो बहुत सारे पार्ट्स में गए कंट्री के, और उन्होंने अपने अकाउंट के अंदर लिखा भी, और हर सिचुएशन को यूरोप के साथ कंपेयर किया है। उन्होंने अपनी मेजर राइटिंग जो है किंग ऑफ फ्रांस को दी है। अब लैंड ओनरशिप का एक, मतलब कि ज़मीन का हिस्सा किसके पास, ऐसा करके क्वेश्चन राइज हुआ है उनके अकाउंट में। तो बर्नियर के अकॉर्डिंग जो है फंडामेंटल डिफरेंसेस थे मुगल इंडिया में और यूरोप के अंदर, जैसे कि यूरोप वॉज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड। ही बिलीव इन द वर्च्यू ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड इज हार्मफुल फॉर बोथ। हाँ, उन्होंने देखा कि सॉरी प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या वर्च्यू रहता है, और जो एक लैंड के ऊपर ना, मतलब एक ज़मीन के ऊपर एक किसी बंदे की ओनरशिप होना हार्मफुल है फॉर द स्टेट एंड इट्स पीपल, मतलब कि इस पूरी ज़मीन राजा की है तो ये हार्मफुल रहेगा, कि क्योंकि राजा जो है वो ऑप्रेसर भी बन सकता है।
सप्रेसर भी बन सकता है। द एम्पायर ओन्ड ऑल द लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग हिज नोबल्स हु हैड डिस्ट्रेस कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी उन्होंने बताई है फ्रांसिस्को बर्नियर ने। ही फेल्ट दैट आर्टिशंस हैड नो इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव, मतलब आर्टिशंस को जो है फंड और इंसेंटिव्स मिलते ही नहीं है कि वो अपनी चीज़ों को थोड़ा और अच्छा करें, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी करें। प्रॉफिट जो है वो स्टेट को जाता है सारा। वास्ट क्वांटिटी ऑफ वर्ल्ड प्रीशियस जो मेटल है वो इंडिया के अंदर है एज मैन्युफैक्चर वर एक्सपोर्ट इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। ही ऑल्सो नोटिस दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉस्पेरस मर्चेंट कम्युनिटी इंगेज इन लॉन्ग, जो मर्चेंट कम्युनिटी मतलब कि जो ट्रेडिंग वाले होते हैं ना व्यापारी, वो ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मर्चेंट्स जो है उनकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है खुद की। और ये जो नोट्स थे ये मैंने डाउनलोड करे हैं फ्रॉम द सुपर कोप। ये एक एनसीईआरटी ऐप है जिसके अंदर आपको ना पूरी एनसीईआरटी बुक विद नोट्स विद सॉल्व मिल जाए सॉल्व बुक मिल जाएगी। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट एप्लीकेशन है, इसलिए मैं इसके बारे में बता रही हूँ। आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना। इस ऐप ने मेरे को बहुत हेल्प करी है, तो मैं चाहती हूँ आपको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए फ्री में। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपको क्या नहीं समझ आया। अब वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट तो कर ही देते हो आप, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो चीज़ नहीं समझ आई प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ईच एंड एवरी डाउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।